तो आपका कितना धन है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना मतलब लिक्विड कैश है, वो सारे चीजें देखा जाएगा सेकंड हाउस में। मतलब आपका जो लिक्विड कैश जो इमीडिएट यूज होता है वो नहीं होगा, या आप कितना पैसा कमा रहे हैं वो नहीं, आप कितना जमा करके रखें, अक्यूमुलेटेड वेल्थ जो बोलते हैं, वो आप देखेंगे सेकंड हाउस में। ठीक है, फर्स्ट हाउस में हो गया आई मी एंड माई सेल्फ। हमेशा याद रखिएगा, इसका शॉर्टकट में बता रहा हूं। फर्स्ट हाउस इज आई मी एंड माई सेल्फ, मेरे बारे में, मैं कौन हूं, मैं, मेरा आत्मा क्या है, मेरा फिजिकल अपीयरेंस, मेरा सोल, मेरा हेल्थ, ये सब चीजें फर्स्ट हाउस में आता है। सेकंड हाउस में आपका आएगा अक्यूमुलेटेड वेल्थ एंड आपका कुटुंब, आपका कुटुंब, कुटुंब का संस्कृत क्या है, कुंबा, आपका कुटुंब, उसी के ऊपर आप कौन सा कुटुंब से आए हैं, आपका दादा कौन है, परदादा कौन है, ये सब चीजें अगर जज करना है तो सेकंड हाउस को देखना। आप अच्छे फैमिली से आए हैं या कैसा है आपका फैमिली, ये सब सेकंड हाउस में पता चलता है। थर्ड हाउस आ जाएगा आपका छोटे भाई, छोटे भाई का घर है थर्ड हाउस, छोटे भाई बहन का। और आपका करेज, करेज को बोलते हैं क्या है, पराक्रम। आपका डिजायर, आपका डिजायर मतलब आप क्या क्या चाहते हैं, आपका इच्छा है। ठीक है, ये सब आ जाएगा। इच्छाएं और इच्छा पूर्ति दोनों में अंतर है, आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे जाके इच्छा पूर्ति का घर आने वाला है। तो ये है आपका इच्छाएं। ओके, आपका करेज क्या है, कोई एक म्यूट करेंगे, somebody आई थिंक। ठीक है, आपका छोटे भाई बहन वो आ जाएंगे थर्ड हाउस। इसका अनम्यूट किसका है, दीपक जी, मोहित जी, थोड़ा म्यूट कीजिए। मैंने कर दिया, चलो ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस आपका होता है, फोर्थ हाउस आपका आ गया आपका मदर का घर है, मदर और मदरलैंड, मदर और मदरलैंड, और आपका पीस ऑफ माइंड, आपका फीलिंग, आपका स्लीप क्वालिटी, आपका जो जितना भी जमीन जायदाद, लैंड प्रॉपर्टीज, आपका वाहन, व्हीकल्स, वो सारे आगे फोर्थ हाउस में। अगर आप किसी का फोर्थ हाउस में किसी का वाहन का योग है या नहीं है, किसके पास कितना जमीन है, ठीक है, उसका माँ का सुख है या नहीं है, अगर देखना है तो फोर्थ हाउस देखना है। इवन फोर्थ हाउस इज आवर प्राइमरी स्टडी। प्राइमरी स्टडी का मतलब ये होता है कि आप टू टेंथ, अप टू टेंथ तक जो आपका स्टडी होता है वो फोर्थ हाउस में देखते हैं। ध्यान में रखिए, आपका जो सेकंड हाउस होता है वो उससे भी पहला स्टडी, क्योंकि वो कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब का भाव में उससे भी पहला स्टडी, मतलब जब आप स्टैंडर्ड 1 2 में रहते हैं वो देखते हैं सेकंड हाउस में। ठीक है, बट आपका प्राइमरी स्टडी जो होता है वो हम देखेंगे फोर्थ हाउस में। ठीक है, देन इवन फोर्थ हाउस को जनता का घर भी बोला जाता है। अगर कोई पॉलिटिशियन है तो अगर उसको जनता का सपोर्ट है या नहीं है, अगर देखना है तो हम देखेंगे फोर्थ हाउस से देखेंगे। समझ गए? देन योर फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस भी आपका पढ़ाई का घर है।
फिफ्थ हाउस से भी हम लोग अपना पढ़ाई देखते हैं। पढ़ाई मतलब जो पीएचडी लेवल से नीचे, वो वाला हम देखेंगे फिफ्थ हाउस में। अगर पीएचडी लेवल और उससे भी पीएचडी के ऊपर जो अगर पीडीएफ होता है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होता है, एमफिल होता है, वो सब अगर देखना है तो आप देखेंगे नाइन्थ हाउस से। एमफिल से शुरू होके एमफिल, फिर पीएचडी, फिर पीडीएफ, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप या कोई रिसर्च प्रोग्राम, उससे बड़ा बड़ा चीजें वो सब देखा जाता है नाइन्थ हाउस से। पढ़ाई का उच्च ज्ञान वो नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। परंतु आप अगर नॉर्मल अप टू मास्टर तक आप देखेंगे 10th के बाद, तो आप देखेंगे ये फिफ्थ हाउस। ठीक है। तो नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा हाउस को क्या देखना है पढ़ाई के बारे में। फिर आपका चिल्ड्रन, आपका बच्चा कितना होगा, बच्चे अच्छे होंगे या नहीं होंगे, ये आपका मंत्र का भी घर है। मंत्र, आप जो मंत्र पढ़ते हैं, जो भी मंत्र चैंटिंग करते हैं, वो मंत्र आपको कितना फलित होगा, ये मंत्र आप जो चैंटिंग कर रहे हैं आप अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। हीलिंग, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आपको देखिए, ये जो कारक तत्व बहुत बहुत है, अभी तो ये थोड़ा थोड़ा लिखा गया है, कम से कम 10-15 है एक एक भाव में, परंतु आपको कम से कम 3-4 इंपोर्टेंट कारक तत्वों को याद रखना चाहिए। तो पहला है, आप याद रखेंगे, मान लो फिफ्थ हाउस का बात कर लें, तो आपका मन में इमीडिएटली आना चाहिए क्रिएटिविटी। आप देखेंगे जितने भी फिल्म स्टार्स है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, या कोई भी एक्टर है, तो उनका फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। फिफ्थ हाउस एंड 10th हाउस, 11th हाउस, ये सब उनका स्ट्रांग होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज क्रिएटिविटी हाउस। फिफ्थ हाउस इज द मंत्रा, फिफ्थ हाउस इज योर चिल्ड्रन। तो आपको चिल्ड्रन एंड क्रिएटिविटी ये दोनों को याद रखना पड़ेगा। देन हो गया हमारा सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस हम लोग हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रोग, ऋण एंड शत्रु, ये तीनों लाइन को आप याद रखिए। रोग, ऋण एंड शत्रु। उसके बाद में बहुत सारे अलग रहता है, ये तीन मेन है, रोग, ऋण, शत्रु। उसके बाद में आपका कंपटीशन होता है, आपका सर्वेंट होता है, आपका फर्स्ट जॉब होता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे सिक्स्थ हाउस में आता है, परंतु आपको याद रखना है रोग, ऋण, शत्रु। आप एक एक टर्मिनोलॉजी बना के उसको आप स्मरण कीजिए। ठीक है। देन आ गया आपका सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस हो गया आपका स्पाउस। अगर ये मेल का चार्ट है तो उसका वाइफ, फीमेल का चार्ट है तो उसका हस्बैंड। तो स्पाउस का घर है सेवेंथ हाउस। फिर हो गया आपका आपका शादी का सुख, मैरिज लाइफ कैसा चलेगा, वो भी सेवेंथ हाउस से देखते हैं। इसे मैरिज लाइफ कैसा चलेगा, और भी 2-3 भाव उसके साथ लिंक्ड है, परंतु सेवेंथ हाउस इज हैविंग द मेन। आपका रिलेशनशिप्स विथ कस्टमर कैसा रहेगा, वो भी सेवेंथ हाउस से देखते हैं। आपका पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका पार्टनर, योर पार्टनर इज योर सेवेंथ हाउस। लगन इज यू, आई, मी एंड माई सेल्फ, लगन हो गया, तो सेवेंथ हाउस हो गया आपका पार्टनर। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, आपका पार्टनरशिप डीड इज गोइंग टू fruitful or not, you need to check at seventh house. And seventh house is one of the important house in any of the given chart, because that is the kendra bhav. In a given chart we have 4 kendra bhavs, that is 1, 4, 7 and 10. This kendra house is having a very big signification of a chart. So your seventh house is having a lot of importance in anybody's given chart. Okay, now we'll come to the 8 Ashtam bhav. Ashtam bhav is your, always you have to remember कि इसको टर्मिनोलॉजी क्या दे, इसका है ट्रबल्स।
बाधा विघ्न बोलते हैं उसको संस्कृत में, इसको ट्रबल्स, हर्डल्स, फियर, इनहेरिटेंस मतलब आपका विरासत, आपका पैतृक संपत्ति क्या मिलने वाला है आपको, वो 8th हाउस से देखते हैं। गट इट? पैतृक संपत्ति आपको 8th हाउस से देखते हैं, आपको क्या मिलने वाला है। 8th हाउस एक बड़ा होल है, ब्लैक होल है। जमीन से जितने भी सामान निकलने वाले चीजें वो सब 8th हाउस से देखा जाता है। अगर किसी को कोई भी जमीन के नीचे से खजाना मिलता है तो 8th हाउस से देखेंगे। 8th हाउस ऑल्सो कुंडलिनी, कुंडलिनी का मतलब यह है ध्यान, वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। 8th हाउस में शनि का पक्का घर होता है, उसका दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ शनि। तो शनि, सैटर्न एट 8th हाउस किसका एक है, मिस्टर प्रीतम का। सो दैट इज गुड फॉर योर कुंडलिनी, फॉर योर अकल्ट साइंस, फॉर योर ध्यान योग, ये सब चीजें के लिए। बट ट्रबल्स भी देगा साथ में, हेल्थ इश्यूज भी देगा। ठीक है, नाउ विल गो टू 9th हाउस। 9th हाउस इज आवर फादर, आवर फादर्स हाउस इज 9th हाउस। आवर रिलीजन, फॉर्च्यून, उसको भाग्य का ग्रह भी बोला जाए, भाग्य का भाव, भाग्य का घर। आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका भाग्य आपको साथ देगा या नहीं देगा, वो आप देखेंगे 9th हाउस से। 9th हाउस से आपको पता चल जाए कि आपका भाग्य आपके साथ देने वाला है या नहीं है। और 9th हाउस एक कोई भी गिवन चार्ट का सबसे बड़ी मतलब बेस्ट हाउसेस बोला जाता है, उसको देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमको जितना भी शुभता मिलता है, हमको जितना भी लग्जरी मिलता है, हमको जितना भी जैसे बोलते हैं ब्रॉट अप इन गोल्डन स्पून, ये सब चीजें कहाँ से मिलता है, भाग्य से मिलता है। आप कौन सा घर में पैदा होंगे, आप क्या करेंगे, आपका माँ बाप कौन होगा, ये सारे चीजें आप देखेंगे 9th हाउस एंड 5th हाउस। 5th हाउस ऑल्सो भाग्य का घर है। ठीक है, तो 9th हाउस से आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या लग्जरी लाइफ मिलने वाला है, आपको रेडीमेड मिलने वाला है या स्ट्रगल करने वाला है, ये सब चीजें 9th हाउस से पता चलेगा। किसी का अगर कोई एक अनिल अंबानी के घर पे, मुकेश अंबानी के घर पे उसका बेटा पैदा हुआ, तो उसका मतलब ये हो गया उसका 9th हाउस बड़ा स्ट्रांग है, उसने उसका पूर्व जन्म में कुछ एक अच्छा कर्म किया था, इसलिए उसको रेडीमेड लाइफ मिला। अभी धीरू भाई अंबानी हैज स्ट्रगल्ड, तो उनको बोलते हैं वो भाग्य से तो मिला है, परंतु वो स्ट्रगल करने के बाद ही मिला है। लेकिन उन्होंने जो एम्पायर खड़ा किया, उसके बाद में उनका जो एक के बाद उनका एक जो वंश है, तो वो सब चीजें जो वो उनका प्रॉपर्टी को, उनका नाम को एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको इस मतलब फॉर्चून फॉल इनटू द प्लेट, तो ये भाग्य से पता चलता है। कोई भी मान लो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, उसके बारे में अगर कोई भी एनालिसिस करना है, वो भी 9th हाउस से ही एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, आपका फादर दैट इज 9th हाउस। ऐसे कुछ कुछ विद्वान 10th हाउस को भी फादर का घर बोलते हैं, परंतु 9th हाउस का ज्यादा काम होता है। मैंने जितना भी मैंने देखा है, जितना भी कुंडली मैंने एनालिसिस किया है, 9th हाउस इज योर फादर्स हाउस। ठीक है, अभी हम देखेंगे 10th हाउस। 10th हाउस इज योर बिजनेस प्रोफेशन, नॉट बिजनेस प्रोफेशन। आपका जो बिजनेस का घर है वो 7th हाउस, ये याद रखिएगा, ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं बिजनेस और प्रोफेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन? अभी आप क्या काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। लेकिन अगर व्यापार जो करेंगे वो हो गया बिजनेस। आप प्रोफेशन में एक एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है,
या आप जॉब होल्डर है या आप बिजनेस कर रहे हैं, वो सब चीज आएगा प्रोफेशन के अंदर। तो आपका प्रोफेशन देखना है, देन यू हैव टू लुक एट 10th हाउस। 10th हाउस इज योर प्रोफेशन। 10th हाउस इज योर कर्मा। 10th हाउस इज योर पॉलिटिक्स, योर अचीवमेंट। ये सारे चीजें 10th हाउस में देखा जाता है। तो कर्मा में इधर जो मैंने बताया, नॉट दैट कर्मा थ्योरी, कर्मा मतलब काम, क्या काम करेंगे आप, दैट कर्मा। ठीक है, आप क्या प्रोफेशन में जाएंगे ये 10th हाउस से देखा जाएगा। आपका प्रोफेशन आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये 10th हाउस में देखा जाएगा। आपका 10th हाउस में मान लो कोई एक ग्रह बैठा है और आप उसका काम करेंगे तो आपको अच्छा होगा। अगर कुछ कुछ ऐसे देखोगे कि वो 10th हाउस का काम नहीं करते, वो दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, तो आप आज एस्ट्रोलॉजर उनको गाइड कर सकते हैं कि आपका 10th हाउस ये आपका कर्म में ये चीजें है, तो आप ये काम करेंगे तो आपको अचीवमेंट मिलेगी। ठीक है, 10th हाउस में ज्यादातर ग्रह भी बहुत अच्छा फल देते हैं। मंगल उसका हेडक्वार्टर बोला जाता है, सूर्य एंड मंगल। और 10th हाउस में सूर्य एंड मंगल दिग्बली हो जाता है। दिग्बली का कंसेप्ट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। दिग्बली वो षडबल का एक पार्ट है। उसमें क्या होता है, वो ग्रह ज्यादा पावरफुल हो जाता है 10th हाउस में। ठीक है, और उसका दिग मतलब उसका डायरेक्शन वो बताया जाता है, उसके डायरेक्शन के हिसाब से काम करने से जातक को अच्छा फल मिलता है। नाउ विल टॉक अबाउट 11th हाउस। सर, मेरा जो कई बार बात किया आपको कि जो मिथुन लगन है और इसमें 10th में मीन राशि आएगा, 10th में 10th हाउस में 10th हाउस में आपका मीन राशि आएगा। हाँ, मीन हाँ जी, राशि आएगा, करेक्ट, मीन राशि आएगा। ठीक है। उसमें सूर्य और मंगल दोनों है सर। अच्छा, तो आपका दिग्बली है, तो मैं आपको बता दूंगा। आप अपना हॉरोस्कोप भेज दीजिए। ठीक है सर। आपका जो ईशान कोण क्या है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट को शायद बोलते हैं। ईशान किसको बोलते हैं? ये दीपक जी, आप तो दीपक जी है लाइन पे? ईशान सर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होगा शायद। हाँ, नॉर्थ ईस्ट शायद है, तो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये वास्तु का पार्ट है। तो आप अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई भी चीजें करते हैं, वो क्या है ना, 10th हाउस में अगर सूर्य और मंगल हो जाते हैं, तो आपका ईशान जो कोना है, वो वो डायरेक्शन है, उसमें अगर आप कुछ भी करते हैं, देन यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका हो गया 11th हाउस। 11th हाउस आपका एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, आपका इच्छा पूर्ति, उपलब्धि एंड फ्रेंड्स, इसका घर है। आपका मित्र कैसे होंगे, आपका मित्र अच्छे होंगे या खराब होंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आपका मित्र आपका साथ देंगे या आपका जीवन भर आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपका क्या क्या इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं पूर्ति होगी या नहीं होगा, आपको क्या क्या उपलब्धि मिलेगा, आपको क्या क्या गिफ्ट मिलेगा, आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलेगा, आपको क्या क्या अवार्ड मिलेगा, ये सारे चीजें 11th हाउस में है। अवार्ड एंड रिवॉर्ड का differences, I hope you guys know that what is the difference between award and reward. Reward is always associated with a monetary or a wealth. अवार्ड जो है आपका, जितना भी पुरस्कार मिलता है, वो सारे चीजें आता है 11th हाउस में। मेनली आपको याद रखना, 11th हाउस आपका इच्छा पूर्ति का घर है। इसलिए अगर 11th हाउस में राहु बैठ जाए, तो आप जो भी इच्छा करेंगे वो सारी चीजें पूर्ति हो जाता है, कहते हैं। तो 11th हाउस एक ऐसा हाउस है जो आपको मैंने पहला क्लास में पढ़ाया था कि 11th हाउस में सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं। आपका 11th हाउस अगर स्ट्रांग होता है तो आदमी जिंदगी में हमेशा सक्सेस होगा, कभी भी वो फेल्योर नहीं होगा वो व्यक्ति। 11th हाउस में जितना ग्रह रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा ग्रह रहने से भी आपको अच्छा ही फल मिलेगा। तो 11th हाउस एक ऐसा घर है जिसका बहुत ही हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसका बहुत ही महत्व है। तो
तो आप अपना याद रखने के लिए खाली याद रखिए 11th हाउस इज इच्छा पूर्ति का घर है, उपलब्धि का घर है। गेन्स, आप क्या गेन करेंगे, आप अगर काम 10th हाउस अगर काम है तो वो काम से आप क्या लाभ मिलेगा आपको, आप समझ रहे हैं ना। काम करने से लाभ मिलता है तो काम पहला आया, इसके बाद में लाभ आया ना। तो काम के बाद लाभ, इसीलिए वो 10th के बाद 11th है, और 10th से पहले 9th है, मतलब भाग्य, भाग्य से काम, काम से दाम। समझ गए कनेक्शन, समझ रहे हैं ना आप, ये कनेक्शन है। मतलब 9th, तो ये जो ये भाव भी है ना, भगवान शिव ने ही बनाए थे ये। मतलब एक आदमी पैदा होगा, फिर उसमें बाद में सेकंड हाउस देख लो, उसका नॉर्मली इमीडिएट फैमिली में रहेगा, फिर बाद में उसका भाई बहन और वो क्या, उसका करेज कितना है वो देखेगा, फिर बाद में माता का सुख, फिर जमीन जायदाद, ये गाड़ी वाहन सब चीजें करेगा, फिर बाद में वो पढ़ाई हायर स्टडी के लिए जाएगा, फिफ्थ हाउस, सीधा कनेक्टिविटी, मतलब एक काल चक्र है। फिर बाद में फिफ्थ हाउस से फिर जाता है सिक्स्थ हाउस में, उसको अगर काम करेगा, फर्स्ट जॉब शुरू होगा, फिर बाद में उसको डिजीज होगा, क्या करेगा, कंपटीशन होगा, सिक्स्थ हाउस इज कंपटीशन, कंपटीशन में सक्सेस होने के बाद फिर वो शादी करेगा, सेवेंथ हाउस, पार्टनरशिप करेगा, बिजनेस करेगा, जो भी करेगा, फिर एट्थ हाउस में बिजनेस करेगा तो हडल्स आएगा, शादी करेगा तो हडल्स आएगा, शादी करने से भी बहुत सारे हडल्स होता है सारे मतलब व्यक्ति के जीवन में। फिर बाद में वो धार्मिक कार्य करेगा, पिता का सपोर्ट लेगा जो फेल्योर होगा, फिर धार्मिक कार्य से करने के बाद फिर वो अपना प्रोफेशन करेगा, मतलब अपना लक साथ देगा उसको, धार्मिक और मतलब 9th हाउस से फिर लक साथ देगा, तो फिर वो अपना बिजनेस करेगा या अपना प्रोफेशन करेगा या अपना जॉब करेगा, जॉब से फिर उसको लाभ होगा, पर लाभ होगा तो बाद में क्या होगा, लॉस भी होता है। ठीक है, लाभ के बाद लॉस है, तो लॉस क्या है, 12th हाउस है। समझ में आ गया ये जो 12th हाउ है, ये भगवान शिव जी ने ही बनाया है, ये अपना डिजाइन किए हैं कि एक आदमी अगर एक व्यक्ति पैदा होता है, अपना जन्म से उसका मृत्यु तक पूरा इसको ये कालचक्र है। ठीक है, तो 12th हाउस में अपना लॉस होता है, अपना लॉसेस, अपना हैबिट्स, जेल, हॉस्पिटैलिटी, आइसोलेशन, मेडिटेशन, और एक लिखा है बेड प्लेजर। बेड प्लेजर जो लिखा गया है अनिल जी, आप जो बोले थे ना कि 12th हाउस में मीन राशि में विनस हो जाता है, अगर विनस आपका 12th हाउस में हो, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो उच्च का हो गया, तो बेड प्लेजर इज द पार्ट ऑफ शुक्र। ठीक है, इसलिए वो लिखा गया है। दीज आर कमिंग अंडर 12th हाउस। ठीक है, ये हो गया आपका राशियों का, सॉरी भाव का सिग्निफिकेटर, कौन सा भाव में किसी, ये चीजें आप ध्यान से याद रखो, मैं नेक्स्ट क्लास में ये चीजें आपको पूछने वाला हूं। सुन रहे हैं सब लोग, अनम्यूट करके बोलिए। यस सर, यस। जी सर। ये चीजें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, राशि और उसका स्वामी और कारकत्व ऑफ कारका ऑफ भाव्स। फिर आगे जाके मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, कारको भाव नाशाय। कारको भाव नाशाय का मतलब बहुत ही, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि क्या होता है कि एक एक प्लैनेट को एक एक घर दिया गया है। देखिए आप, ये जो फर्स्ट हाउस में सूर्य अच्छा होता है, सेकंड हाउस में गुरु, थर्ड हाउस में मंगल लिखा गया है ना, फोर्थ हाउस में चंद्रमा, फिफ्थ में गुरु, सिक्स्थ में मंगल, सेवेंथ में सूर्य। तो इन ये है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, अगर आप देखेंगे 7 राशि किसको मिला है, शुक्र को मिला है, तो 7th भाव में शुक्र अच्छा फल देता है, परंतु उसके साथ भी एक सूत्र है, कारको भाव नाशाय, मतलब जो प्लैनेट जहां बैठ जाता है वो भाव का कारतत्व को खराब कर देता है। वो सारे प्लैनेट नहीं करते, गुरु शुक्र और चंद्रमा ये सब चीजें करते हैं, पाप ग्रह नहीं करते हैं। पाप ग्रह जहां बैठेंगे वहां थोड़ा बैलेंस करेंगे, और जहां देखेंगे उनको खराब करेंगे। ज्यादातर शनि, मतलब राहु और केतु को उतना मानते नहीं है, शनि अगर जहां बैठेगा वहां अच्छा करेगा,
जहां देखेगा वहां खराब करेगा। वो स्टोरी आपको बताया था कि शनि का एक आंख उन्होंने भगवान जो ये शुक्रदेव को दिया गया है, शुक्रदेव को दिया ना, इसलिए शुक्रदेव को कानिया कहते हैं। उसका भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। तो शनिदेव जहां बैठते हैं वहां अच्छा करते हैं, और जहां देखते हैं वहां खराब कर देते हैं। नवम में भी गुरु है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, गुरु है। और 10th हाउस में मरकरी भी अच्छा फल देता है, मंगल भी देता है, शनि भी देता है, सूर्य भी देता है। पर ज्यादातर मंगल 10th हाउस में अच्छा फल देता है। उसका रीजन ये है कि मंगल 10th हाउस में उच्च का हो जाता है। ऊंच और नीच का भी एक कंसेप्ट में आगे आपको क्लास में बताने वाला हूँ। अभी थोड़ा उसका ग्लिम्सेस बता देता हूँ। ऊंच और नीच होता क्या है, आपने बहुत बार सुने होंगे, बहुत जन से सुनेंगे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर है, सब लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ऊंच और नीच का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। मतलब आपको थोड़ा बहुत, मान लो एक बड़ा खिलाड़ी है जो ओलंपिक खेलता है, लेकिन उसका उसका पैर में चोट आ गया, लाइक दैट, थोड़ा सा चोट आ गया, फिर बाद में वो ठीक भी हो सकता है। और अगर नीच भंग राजयोग एक होता है, अगर नीच का प्लानट है, अगर वो भंग हो जाता है तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे पारस पत्थर है ना, पारस पत्थर को घिस घिस के जो रत्न निकलता है, लाइक दैट। मतलब वो इतना स्ट्रगल दे देता है प्लानट आपको, वो स्ट्रगल करके के आप दिन दुनिया का सारे चीजें समझ जाते हैं, क्या अच्छा है क्या खराब है। तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो नीच का प्लानेट हो जाने से ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप इतना परेशान हो जाओगे, उसका बल थोड़ा कम होगा, और कुछ नहीं है। जो 12 भाव है और 12 राशियां हैं, अगर आप मान लो आपको एक घर दिया गया, जो घर एक 5 स्टार होटल जैसा है, तो हो गया उच्च का मतलब आप उधर आराम से खा पी के आराम से बैठ के एंजॉय करेंगे। लेकिन आप अगर आपको अगर छोटा सा 1 BHK दे दिया गया, या आपको एक झोपड़ी दे दिया गया, तो आपको उधर रहने का अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा ही आप सोचिए, ऊंच नीच का मतलब वही है कि प्लैनेट बहुत अच्छा है, प्लैनेट का बल है, सब कुछ है, परंतु प्लैनेट इज नॉट कंफर्टेबल विथ दैट राशि। प्लैनेट को कंफर्टेबल नहीं लगता है वो राशि में बैठना, क्योंकि वो राशि में उसको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप ये समझ लो, इनडायरेक्टली नीच का ग्रह अगर रहेगा तो आपको स्ट्रगल करवाएगा और सक्सेस देगा। मान लो एक उच्च का मतलब क्या है, उच्च स्थान मतलब आप एक स्टेज में जा रहे हो और एक आपका उच्च का स्थान दिया गया है, आपको आपको स्टेज में बैठने का दिया गया है। मान लो मैंने अभी अभी स्टेज में बैठा, इधर आपके ये चेयर में बैठा है, तो मैं क्या अपना कंफर्टेबल, मतलब मैं थोड़ा क्या, आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ एवरीथिंग सिस्टमेटिकली। इधर कैमरा चालू है और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या मैं अपना मर्जी से हिसाब से बात कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, मेरे को बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। और स्वराशि अगर होता है तो वो आराम से रह सकता है। स्वराशि का होना उच्च से भी ज्यादा अच्छा माना गया है मेरे मेरे हिसाब से। अलग अलग विद्वान का अलग अलग उनका क्या बोलते हैं, डिफरेंट मत है। तो मैं स्वराशि को ज्यादा अच्छा फील करता हूँ, क्योंकि स्वराशि में क्या होता है, आप अपने ही घर के अपना ही कमरे में बैठे हैं, तो आप हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, आप फोन पे बात कर रहे हैं, तो यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। परंतु आप जब उच्च का हो जाते हैं तो आपको क्या है ना, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तो आप स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। जब आप स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे तो क्या करेगा, आपको सक्सेस भी मिलेगा करके कोई गारंटी नहीं है। वो शुभता देता है, सरल बना देता है, आप ध्यान में रखिए। उच्च का प्लैनेट आपको शुभता बनाते हैं, आपको सरल बना देते हैं आपका जीवन को। परंतु उच्च का प्लैनेट आपको बड़ा सक्सेस करेगा करके कोई भी सिद्धांत नहीं है। उसका प्लैनेट अभी क्या है ना, आप एक क्लास में सारे सारे लोग अगर सारे स्टूडेंट अगर मॉनिटर हो जाएंगे तो क्लास चलेगा कैसा? ऐसे सारे प्लैनेट अगर उच्च का हो जाए कोई भी व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति का जीवन में कोई भी चीजें सक्सेस नहीं होगा। वो सिंपल है, सिंपल लाइफ जिंदगी, मतलब सरल में जी रहा है, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में, परंतु वो इतना सक्सेस भी नहीं हो पाएगा।
तो ये सब चीजें भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि उच्च का प्लैनेट मिल गया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है उच्च का प्लैनेट हो गया तो आपको सब चीजें दे देगा। नीच का सर प्लैनेट, बट जैसे भगवान राम जी की कुंडली में तो मेरे ख्याल बहुत सारे प्लैनेट उच के हैं सर। बहुत सारे प्लैनेट उच्च के हैं, लेकिन परंतु उनको टेंशन भी दिया है। उनका जब 6th हाउस का दशा चला तो उन्होंने, उनका जो शत्रु है वो वो भी उनका गुरु भी उच्च का था, रावण। ठीक है, तो उनको भी उनका जो 7th हाउस में देखिए, उनका 7th हाउस भी पीड़ित है। उनका एक्चुअली भगवान रामचंद्र का अगर हम कुंडली एनालिसिस करें तो उससे पहले, एक दिन करेंगे जरूर, उससे पहले उसका कुछ नियम होता है। आप जब कोई भगवान का कुंडली को आप एनालिसिस करते हैं तो उससे पहले आपको पहले भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, उनको क्षमा मांगना पड़ेगा कि आपका कुंडली को हम एनालिसिस कर रहे हैं, आप हमें माफ कर दो अगर कुछ भी हम लोग गलत एनालिसिस कर दिए। तो भगवान उनका भी 3-4 उच्च के हैं। अभी सचिन तेंदुलकर का 3-4 प्लैनेट नीच के हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन द लाइक उच्च नीच जो कंसेप्ट है, इसमें उच्च का प्लैनेट हमेशा अच्छा सक्सेस देगा या नीच का प्लैनेट नहीं देगा, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप निकाल दीजिए। आप ये देखिए कि उच्च का प्लैनेट आपको इजी कर देता है, आपको लाइफ को इजी कर देगा, परंतु आपको सक्सेस देगा करके कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं? आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र का 6th हाउस में केतु है, केतु एंड विनस। ठीक है, तो केतु और विनस होने का मतलब क्या है? विनस अपना स्त्री है, विनस एक स्पाउस है अपना, लड़के का लड़की और लड़की का लड़का। तो उसके साथ में केतु बैठ गया, तो क्या हो गया वो, इसलिए सीता माँ भूमि के अंदर चले गए, गुप्त हो गए। केतु गुप्त होता है। ठीक है, उनका 8th हाउस में विनस एंड केतु था। तो ऐसा बहुत सारा एनालिसिस करने से समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका सारे प्लैनेट उच्च का नहीं होते, उनका उच्च का नीच का बैलेंस करके होता है, तभी तो सक्सेस मिलेगा। आप अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे आप कैसे सक्सेस मिलेगा? आपका जीवन वेरी सिंपल हो जाएगा तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगा? आप जो है उसी को ही आप चला रहे हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे कुंडली देखा है जिनका मैक्सिमम प्लैनेट उच्च का है, तो उनका जीवन में क्या है, सिंपल लाइफ वो जी रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनका आराम से सरल के हिसाब से चल रहा है हर चीज। ऐसा नहीं कि उनको कोई गरीबी है या कुछ ऐसा है, लेकिन इतना जो हाई सक्सेस होता है वो सब चीजें नहीं देता है। आप एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आप देखिए, अगर उच्च का मतलब आप एक, आपको एक स्थान दिया गया है, आपको एक मंच दिया गया है, उसमें आप बैठे हैं, तो अपना कंफर्टेबली आप उतना काम नहीं कर पाएंगे। आपको सारी चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उच्च का प्लैनेट जिसका होता है वो लोग दूसरे का सेंटीमेंट को समझते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो उसी तुरंत ही उनका टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो उच्च और नीच का कंसेप्ट है कि अपना जो 3 चीजें है, उच्च का, नीच का और एक है स्वराशि। तो स्वराशि ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छा होता है कि स्वराशि में अगर होता है तो कंफर्टेबल रहता है। नीच का होगा तो स्ट्रगल कराएगा, और उच्च का होगा तो वेरी सिंपली आपको बहुत सरलता, बहुत शुभता देगा। और उच्च का होना भी जरूरी है, लेकिन सारे प्लैनेट उच्च हो जाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो लाइफ में इतना कंफर्टेबल दे देगा तो व्यक्ति कुछ स्ट्रगल करेगा नहीं। जब कोई स्ट्रगल नहीं करेगा तो सीखेगा क्या? आपको, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो सूरत का कोई एक हीरा का कोई एक बिजनेसमैन था, अपना बेटे को उसने 7,000 रुपया दे के छोड़ दिया था, जाओ स्ट्रगल करो, तुम अगर 1 महीना जिंदा रहेगे तो इधर वापस आना। उसको इसीलिए वो करवाया क्योंकि उसको हर चीज इजीली मिल जाता था। अगर हर चीज इजीली मिल जाए तो आप उसका जो, क्या बोलते हैं, उसका वैल्यू नहीं समझेंगे। तो दैट इज व्हाट, वो नीच का प्लैनेट भी होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए तो नीच भंग देगा, तो नीच भंग राजयोग की वन ऑफ द बेस्ट राजयोग। परिवर्तन राजयोग के बाद नीच भंग राजयोग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीच भंग राजयोग आपको दुनिया में कैसे स्ट्रगल करना, कैसे जीना, कैसे सब करना, वो सब सिखा देता है। लेकिन नीच का 1 या 2 प्लैनेट होने से चलेगा, अगर सारे प्लैनेट नीच का हो गया तो आप मजदूरी करोगे या आप लेबर क्लास में आ जाओगे। देखेंगे जितना भी, टाइमिंग हो गया क्या? दीपक जी आप आज कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है?
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ एक्चुअल में घर में कुछ लोग आ गए हैं इसलिए प्लीज। ओके ओके, कोई बात हाँ, नहीं। वो साथ में बैठे हुए ना, फिर आवाज आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। चलिए फिर, और कुछ किसी को कुछ पूछना है या आज का क्लास खत्म करें? सर हेलो सर, हेलो। तो सेलिब्रिटी और आम इंसान के माने पत्रिका में फर्क क्या होता है? देखो, सेलिब्रिटीज का पहले लगन तो स्ट्रांग होता है, चाहे सेलिब्रिटी हो या ना हो। आप किसी कोई भी अच्छे इंसान का बात कर लो या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन का बात कर लो, सेलिब्रिटी का बनाना वो उनका प्रोफेशन में आ जाता है। अभी जितने भी सेलिब्रिटी देखोगे उनका 10th हाउस, 5th हाउस, ये सब का, वीनस का, राहु का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। वीनस का इन्फ्लुएंस रहेगा तभी वो सेलिब्रिटी होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट, देखो सेलिब्रिटी इन द सेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री। ऐसे भी बहुत सारे अलग सेलिब्रिटीज भी है। कोई अच्छा एक स्पोर्ट्समैन है, विराट कोहली हो या कोई भी है, उन लोग भी सेलिब्रिटी में आते हैं। तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल व्यक्ति का कुंडली में बहुत सारे अंतर रहता है, बहुत सारे योग बनता है। योग क्या, किसको बोलते हैं? मिलन। मिलन मतलब दो मतलब उनका जिंदगी में ये चीज मिलने वाला चीजें, उसको बोलते हैं योग। योग का मतलब ये उपलब्धियां मिलेगी। तो कोई भी सक्सेसफुल या सेलिब्रिटी बोलो, जिसका बोले, उनके कुंडली में बहुत सारे योग होता है। और सेम योग आपका नॉर्मल इंसान में, उनका कुंडली में नहीं होता है। ठीक है, आप अगर इस जन्म में अच्छा काम करोगे तो आपका भी नेक्स्ट जन्म जब आप लेंगे, उसी में भी कुंडली में बहुत सारे योग होके आप जन्म लेंगे। समझ रहे प्रीतम? यस सर। तो ऐसा होता है, ठीक है। हेलो सर। हम्म सर एक बात पूछनी है, रेड बुक के अकॉर्डिंग और वैदिक बुक के अकॉर्डिंग अगर ऊंच नीच, जैसे शुक्र को ले ले, हाँ ठीक है, शुक्र 6 हाउस में बैठ समझा रहे नहीं, हैं वहाँ, फिर से बोलो। वैदिक वैदिक के हिसाब से और रेड बुक के हिसाब से मैं डिफरेंस जानना चाहता हूँ। जैसे एक कुंडली है, ठीक है ना, शुक्र उसका 6 हाउस में है, तो वहाँ मीन राशि पर है, हम किसको कंसीडर करेंगे फिर, उच्च को कि नीच को? शुक्र अगर 6th हाउस में है, अगर मीन राशि में आ गया तो डेफिनेटली वो उच्च का हो गया। लेकिन काल पुरुष के हिसाब से आप बोल रहे हैं, देखिए काल हाँ पुरुष जी, हाँ कुंडली जी, वो एक बैकग्राउंड है। काल पुरुष ठीक की है। कुंडली एक प्लेबैक सिंगर जैसा है। आपका मन में एक सबकॉन्शियस में एक रहता है कि लाइक, हाँ मेरा अगर फोर्थ हाउस में गुरु है तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो उच्च का हो गया। परंतु उसका काम ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव होगा आपका इमीडिएट, तत्कालिक, आपका इमीडिएट प्लैनेट जहां बैठा है, उच्च का है या नीच का है। समझ रहे हैं? नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं सुने। हम किसको मैं ये बोल रहा हूँ, हम किसको कंसीडर करेंगे, रेड बुक के वैदिक को? अगर एक वहां शुक्र बैठा हुआ 6 में 6th हाउस मीन में राशि अगर में। शुक्र बैठा है मीन राशि में, तो मीन राशि में वो उच्च का हो गया। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, उसी को हाँ ही जी। कंसीडर करेंगे, अच्छा, उसी को ही करेंगे, उसी को ही करेंगे कंसीडर। ठीक है सर।